नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट कराए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज का जो टॉपिक रहेगा विज्ञान पैडागोजी से संबंधित रहेगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था यानी दिसंबर 21 और 22 में, उसी का ये क्रम सेट है और मेरा ज़्यादातर फोकस यही रहेगा कि ऑनलाइन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इसको आपको रूबरू करवाना। साथ ही साथ उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस सेट भी कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके और अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको लेवल भी समझ में आएगा। जहाँ तक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 35 डेज़ ही बचे हैं, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेंगे। इसमें आप बहुत बड़ी रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट सेशन को स्टार्ट किया और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए हर एक टॉपिक पर, हर एक विषय पर आपको समयवार तरीके से लाते रहूँगा ताकि आपके प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो सके और इस चैनल के माध्यम से कम आपका 110 नंबर कन्फर्म हो सके। मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। जो भी प्रश्न की संख्या यहाँ पर उपस्थित कराई गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे हैं। साथ ही साथ आपको बड़ा मज़ा भी आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जिस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको सॉल्यूशन देने में भी मज़ा आएगा। आइए मेरे साथियों, पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न एनसीएफ 2005। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरी बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस बात से एकदम नज़रअंदाज मत कीजिएगा। एनसीएफ प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनपी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम क्वेश्चन बनेंगे तो 5 मार्क्स, याद रखिएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसका भी सेशन मैं बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित करूंगा। एक बार इसको हम लोग बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और रूपरेखा है क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या, इन दोनों में क्या समानता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और साथ ही साथ ये बच्चों के रिगार्डिंग किस तरीके से काम करते हैं। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हम एनसीएफ के बारे में थोड़ा जानने का भी प्रयास करेंगे। आइए, पहला प्रश्न जो कह रहा है, याद रखिएगा एनसीएफ जो है हर सब्जेक्ट में, ये आपको मैथ में भी मिलेगा, साइंस ऑलरेडी चल ही रहा है, साथ ही साथ एसएसटी भी होंगे उनके लिए भी, ईवीएस भी होंगे उनके लिए भी और हिंदी, इंग्लिश जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे उनके लिए भी एनसीएफ 2005 के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन बनेंगे और इसी संबंध में आपको इसी को ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जब भी आपके प्रश्न में नहीं दिया गया है तो इस बात को एकदम सटीक करके रखिएगा कि आपको यहाँ उलझाने का प्रयास किया जा रहा है और हमें उलझना बिल्कुल नहीं है। पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोग का उपकरण के तौर पर उपयोग, पहला। दूसरा कह रहा है कि सुपरिचित अनुभव के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना। तीसरा ऑप्शन आपका बोल रहा है कि सरल प्रौद्योगिक इकाई एवं मॉड्यूल हाथों द्वारा बनाना। बिल्कुल, एनसीएफ कहता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है और उसके अनुसार बच्चे अगर हैंडवर्क करे तो दैट्स दैट, बहुत अच्छी बात है। सुपरिचित अनुभव के आधार पर, अगर कोई चीज़ आप जानते हैं उसके अनुभव के आधार पर विज्ञान की अवधारणा को सीखते हैं तो इससे बेहतर क्या होगा एक एनसीएफ के लिए। अच्छा, चौथा प्रश्न, माफ कीजिएगा, चौथा ऑप्शन कह रहा है विज्ञान की अवधारणाओं की खोज के लिए क्रियाकलाप और प्रयोगों को करना। यानी एक तरीके से देखा जाए तो क्रियाकलाप के साथ साथ आपके प्रयोग को भी इसमें शामिल किया गया है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को उसके अनुभव से सिखाइए, मॉड्यूल हाथों के द्वारा कराइए, क्रियाकलाप कराइए और प्रयोग कराइए। तो बचा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ थोड़ा देखने वाली बात है कि आखिर ऑप्शन नंबर 1 गलत है तो क्यों है। नहीं पूछा है तो यही नहीं के संदर्भ में है, लेकिन क्यों है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज करना, ये जो खोजकर्ता जो है, ये खोजकर्ता कोई बालक नहीं होगा, याद रखिएगा, बालक नहीं होगा। अब ये कारण क्या है, बालक ना होने का कारण क्या है? रीजन ये है कि ये सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज कम से कम जो व्यक्ति होगा वो वैज्ञानिक ही होगा, कोई ना कोई वैज्ञानिक होगा, कोई ना कोई उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने वाले जितने भी हमारे छात्र होंगे वो उच्च स्तरीय होंगे। यहाँ पर बात हो रही है बच्चों के रिगार्डिंग जिसकी उम्र का एक अनुमान लगाने के लिए स्पष्ट कहा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर जो मैक्सिमम हम मान सकते हैं क्लास 10 तक, यानी 10वीं तक आप उच्च प्राथमिक स्तर को मान सकते हैं। अब बात यहाँ पर है कि क्लास 10वीं का कोई लड़का इतना हायर थिंकिंग के साथ सिद्धांत की खोज तो करेगा नहीं, तो एनसीएफ 2005 में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों की काम है कि सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज करना, कोई सिद्धांत बनाना है, कोई मतलब एक जैसे कि आइंस्टाइन का फॉर्मूला है उसको हम एकदम ब्रेक कर रहे हैं, या फिर आपको
जिन प्याजे का थ्योरी है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आप बहुत हायर थिंकिंग से सोच रहे हैं, तो ऐसे बच्चे में एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होता है, जो एनसीएफ 2005 के अनुरूप नहीं है। बाकी ये ध्यान रखिएगा, बाकी 2, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन एनसीएफ 2005 की जो अवधारणाएं हैं उसको स्पष्ट करता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न में आपके हो सकते हैं कि इस बार उद्देश्य ही पूछ लिया जाए, और उद्देश्य में हो सकता है कि आपका ये दे दिया ऑप्शन में, या ये भी ऑप्शन में मिल जाए, फिर ये भी ऑप्शन में मिल जाए। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अनुभव के आधार पर ही होना चाहिए, हाथों के द्वारा तैयार किया होना चाहिए, क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है। ध्यान से देखिएगा, विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है। एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा, आपका उत्तर ऑलरेडी इसी में है। देखिए, विज्ञान के नियम दार्शनिक परिघटनाओं में आपसी संबंध की व्याख्या है। विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रबल सिद्धांत का निष्कर्ष है। अच्छा, विज्ञान के नियम का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर से उच्च होता है, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव ही सेंस दे रहा है। विज्ञान के नियम की तुलना में वैज्ञानिक सिद्धांत विज्ञान के अधिक तर्क संगत निष्कर्ष है। अब यहां पर एक बात समझने योग्य है, 4 ऑप्शनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बात है कि पहला नियम कह रहा है विज्ञान के नियम को दर्शनीय परिघटना के आपसी संबंधों की व्याख्या करना। चलिए, एक थोड़ा सा ये बेहतर लग रहा है, देख लेते हैं। यहां पर नियमों की प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्ष निकालना, नहीं ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ नियमों के स्तर में बिल्कुल उच्च स्तर है। विज्ञान के नियम की तुलना में विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के अधिक तर्क संगत निष्कर्ष है। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गला का प्रॉब्लम है। मैं बार बार जैसे वीडियो में कहता हूं कि थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज़ कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि थोड़ी सी मदद तो जरूर करिएगा। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर आपके समक्ष जाता है, यहां पर देखिएगा, विज्ञान के नियमों की तुलना विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान के अधिक तर्क संगत निष्कर्ष है। यानी जितना बच्चा तर्क संगत करेगा उतना ही बेहतर उसके लिए होगा। अब यहाँ दार्शनिक परिघटनाओं के आपसी संबंधों की व्याख्या करने से बच्चा क्या सीखेगा। मान लीजिए कि कोई चीज़ की हम व्याख्या ही कर रहे हैं, तो इससे बच्चा क्या सीखेगा। हमें तो यही ना सोचकर उत्तर देना है कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे के लिए ही हमें यहाँ पर रखा गया है। एक शिक्षक की आवश्यकता विद्यालय में क्यों होती है? बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और बच्चे के अनुरूप ही हम किसी प्रश्न का जवाब देंगे। तो जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि चाइल्ड को सेंटर में रखकर ही हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप कभी गलत नहीं होगे। लेकिन अगर आप खुद को सेंटर में रखकर, या फिर आप जो अपनी थिंकिंग है उसको सेंटर में रखकर अगर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो हमेशा गलत होगा। जैसे व्याख्या हो गई, ये आपके देखने से बेहतर लग रहा है, लेकिन स्कूल के माहौल के अकॉर्डिंग ये बेहतर लग रहा है। तो जो भी हमारे सीटेट के जितने भी तैयारी करने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, हम अपने बेहतर के तौर तरीके से नहीं चलेंगे। हमें सीटेट प्लस NCERT के अकॉर्डिंग ही चलना है, जिसमें व्याख्यान किए गए हैं। चलिए, तो इसका सही प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। अब ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना भी है। देखिए, एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्र को निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। एक शिक्षिका जो है वो 7वीं क्लास में क्लास अटेंड ले रही हैं, और एक प्रश्न को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रही है। देखिए वो प्रश्न क्या है, कौन सा अधिक भार है, 1 किलो रुई की या फिर 1 किलो लोहे की। ध्यान देखिएगा, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा। वह पाती है कि कई छात्र मानते हैं कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई 1 किलो लोहा 1 किलो रुई से अधिक भारी होता है। देखिए, दोनों का वजन सेम है, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर यह दिमाग में बैठा हुआ है कि 1 किलो जो लोहा है 1 किलो रुई से अधिक भारी है। इस विचार को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे कम मददगार होगी? कम मददगार होगी, थोड़ा देखते हैं। प्रश्नों को आपने बेहतर देख लिया, ऑप्शन को थोड़ा बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना, डेंसिटी बताना उसे, वो भी संकल्पना की परिभाषा दे रहे हैं, उसको हम बता नहीं रहे हैं। उसके जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम रीड कर दे रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ घनत्व इसे बोलते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है कि तुलना द्वारा दोनों को समतुल्य का प्रदर्शन करना। ठीक है, तुलना करके हम समतुल्यता की प्रदर्शन करेंगे, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसे प्रस्तुत करेंगे, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेगा। ये तो ऑप्शन पॉजिटिव की थिंकिंग में जा रहा है। अच्छा, विभिन्न आकार के रुई के गोले और लोहे के टुकड़े को हस्त प्रयोग। अब जाहिर सी बात है, जब हैंडवर्क करवाया जा रहा है तो एनसीएफ का ही तो पालन किया जा रहा है, और जब एनसीएफ के पालन में मतलब एनसीएफ को मद्देनजर रखते हुए ही किसी कार्य को किसी विद्यालय में एक्टिविटी को कराया जा रहा है तो पॉजिटिव थिंकिंग में है। साथ ही साथ अवसर भी दिया जा रहा है। भारीपन और घनत्व के बीच अंतर की व्याख्या करना। अब भारीपन क्या है, घनत्व क्या है, दोनों के बीच में उनके मद्देनजर किस प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है, दोनों में किस प्रकार का अंतर उपस्थित हो रहा है, इसकी व्याख्या करना। देखिए, व्याख्या शब्द आपको भले यहाँ नेगेटिव सेंस देता हो, लेकिन ये जो कहा जा रहा है इसके रिगार्डिंग ये पॉजिटिव है
क्यों? भारीपन और घनत्व के बीच में जो अंतर है उसकी व्याख्या, मतलब उसके बारे में एक परिचर्चा आयोजित की गई, एक एक संदर्भ को बताने का प्रयास किया गया कि भारीपन क्या है, घनत्व क्या है। तो ये तीनों के तीनों तो पॉजिटिव वर्क है, लेकिन अगर बात की जाए इन तीनों में, ध्यान रखिएगा, बच्चा सक्रिय है, एक्टिव मोड में है। बच्चा क्या है? एक्टिव मोड में, इसमें भी एक्टिव है, इसमें भी एक्टिव है, इसमें भी एक्टिव है। अब घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देने में यहां तो टीचर एक्टिव है, टीचर ना बता रहा है बच्चों को कि हाँ परिकल्पना ये होगी, इसी आधार पर आपको चलना है। तो यहां बच्चा क्या सीखा? तो इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त मददगार क्या होगा? जहां टीचर एक्टिव होगा। अगर बच्चा एक्टिव होता है तो वो तो बेहतर होगा। कम क्या होगा? हमें अपने आप को कम एक्टिव रखना है, एक शिक्षक के रूप में आपको कम एक्टिव रखना है, बच्चे को ज्यादा एक्टिव रखना है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शोध माफ कीजिएगा, बताते हैं कि बच्चे अनौपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्या में शामिल नहीं खाते। निम्नलिखित में से क्या इन विचारों के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं वाला सेंटेंस है, यानी नहीं वाला बहुत ध्यान से पढ़ना है। और भी क्या है? संदर्भ में नहीं है। देखते हैं। पहली बात, ये रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर बनते हैं। चलो देख लेते हैं। ये आसानी से बदले जा सकते हैं। ये बच्चों के विद्यालय अधिगम को प्रभावित में डालते हैं। अच्छा, वयस्क भी इस विचार को रख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे जाहिर सी बात है रोजमर्रा के अनुभव से वाकिफ हैं, इसलिए अपने पूर्व विचार में वैज्ञानिक की अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दो शब्द हैं। औपचारिक मतलब क्या हो गया कि जैसे प्रूफ करके आप, मतलब हर तरीके से प्रूफ करके उसे आपके समक्ष रखा गया। अनौपचारिक मतलब क्या हुआ कि बच्चा ने मान लिया कि सूरज जो है आपका पूर्व दिशा में उगता है, हमेशा उगता है, पश्चिम में डूबता है। तो ये अनौपचारिक हो गई और इसी आधार पर वो अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया, ठीक ना। वैज्ञानिक की व्याख्या में इसे मेल नहीं खाता। वैज्ञानिक की जो अपनी जो वैज्ञानिक की जो व्याख्या होती है, जिसमें आप रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों की बात जिक्र करते हैं, उसमें ये मेल नहीं खा रहा। तो क्या यहाँ पर बच्चे द्वारा जो सोचा गया है क्या वो गलत है? नहीं, इसे हम गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन इस संदर्भ में क्या सही नहीं है? अगर बच्चा किसी भी कंसेप्ट को अपने दिमाग में बना लिया तो समझ लीजिए कि वो आसानी से आप उसे बदल नहीं सकते हैं। उसमें हल्का सा परिवर्तन कर सकते हैं, उसे पूरा का पूरा खारिज करते हुए बदल नहीं सकते हैं कि नहीं, तुम जो कंसेप्ट लेकर आए हो, बच्चा अपने यहाँ पर जो कंसेप्ट लेकर आप उपस्थित हो, ये सारे के सारे कंसेप्ट निराधार हैं, किसी भी काम के नहीं है। आपका जो कंसेप्ट है ये बेकार है। तो यह ध्यान रखिएगा कि बच्चे आसानी से कंसेप्ट को नहीं बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपकी जगह इसमें है नहीं, आगे चलते हैं। सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थी में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ, ध्यान रखिएगा, अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना होगी? अर्थपूर्ण बनाना है, योजना भी बनाना है, वो भी योजना कौन सी? निर्णायक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। देखते हैं बच्चे के संदर्भ में इसमें कौन सा योजना सबसे बेहतर पाया जा रहा है। विद्यार्थी के लिए क्रियाकलाप संदर्शिकता का उपयोग करना, क्रियाकलापों की बारंबारता आयोजित करना। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर दी गई, तो फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ तक तो अच्छा लगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी वाली बात होने के मतलब हो गया कि थोड़ा सा मुझे नेगेटिव सेंस में लगने लगा ये। अगला चलते हैं, अगले की तरफ देखते हैं। विद्यार्थी को वैज्ञानिक विचारों का निर्देशन करते हुए मॉडल बनाने के लिए कहना। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी संख्या में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए उत्साहित करना। बिल्कुल नहीं बाबू, प्रश्नों की संख्या उसे हल करवा के आप क्या कर लीजिएगा? वो तो आप रटंत विद्या में लेके चले गए, ठीक ना। करो, करते रहो, लेबर की तरफ हटो, बस परिश्रम करो, फल की चिंता मत करो। ये उद्देश्य की बात कर गए कि आप खूब प्रश्नों की संख्या बनाइए और बच्चे को लेबर बना दीजिए। तो हमें बच्चे को एक्टिव बनाना है। यहाँ तो डीएक्टिव की बात कर रहा है, ठीक ना। पेसिव बिल्कुल नहीं बनाना है, हमें एक्टिव बनाना है। जहां पेसिव समझ में आए तो समझ लीजिएगा कि वो ऑप्शन ही गलत है। यहां भी पेसिव की बात हो रही है, बारंबारता के मतलब बार बार उसी को अति करना। देखो बारंबारता का मतलब क्या हो गया? बार बार उसी चीज को दोहराना। बार बार दोहराओगे तो जाहिर सी बात है बच्चा बोरियत फील करेगा। अब एक ही चीज को आप बच्चे के सामने 10 बार ला के रखोगे तो बच्चा 5 या 5 टाइम्स, याद रखिएगा 5 टाइम्स इंटरेस्टेड होगा। 5 बार तो इंटरेस्ट लेगा, लेकिन छठी बार से क्या हो जाएगा? वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पर तो क्या हो गया? वो एक तरीके से निष्क्रिय हो गया, पेसिव वर्क अपना करना चालू कर दिया। तो इसको भी ध्यान में रखने का कारण करना है। विज्ञान विषय में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थी को मदद करना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये होना चाहिए, ठीक ना। जहां पर बच्चा एक्टिव है तो वे समझ लीजिए वो ऑप्शन बेहतर है। विज्ञान के विषय में बच्चा बोल रहा है यानी एक्टिव है, सोच रहा है, बच्चा ही सोच रहा है तो भी एक्टिव है, बहस करने के लिए तैयार भी है तो एक्टिव है, लिखने के लिए विद्यार्थी को मदद किया जा रहा है कि बच्चा ऐसे नहीं ऐसे होगा, इस तरीके से लिखिए, आप इस तरीके से कीजिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इसमें बच्चा क्या है? एक्टिव मोड में है। पेसिव मोड में अगर होगा तो समझ लिया वो ऑप्शन ही बेकार है, क्योंकि हमें पेसिव से कोई मतलब ही नहीं है। पेसिव हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, तब जब नहीं पूछेगा तब हमें पेसिव चुनना है, वो भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया उसके अनुसार, नहीं, क्वेश्चन जैसे मांग करेगा हमें आंसर वैसे ही देना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, यहां पर कह रहा है कि विज्ञान में विद्यार्थी के दृष्टिकोण और विचार का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से सबसे कम मददगार, या देखिएगा सबसे कम मददगार बोलिए या फिर आप एक तरीके से बोल दीजिए नहीं,
ठीक ना, आजकल थोड़ा इसका सेंस बदल गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या चीज़, जो भी क्या करने के लिए मूल्यांकन, जब बात मूल्यांकन की हो जाए तो थोड़ा देख लेते हैं एक प्रश्न को, माफ कीजिएगा एक ऑप्शन को। विद्यार्थी को प्रदर्शन के लिए चार्ट या पोस्टर बनाने के लिए कहना, थोड़ा सा ये तो लग रहा है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। विद्यार्थी को एक एक करके प्रश्न पूछना, चलिए ठीक है। गहनता से विद्यार्थी से साक्षात्कार करना, यानी एक तरह से इंटरव्यू लेना, ये पॉजिटिव सेंस में है। साक्षात्कार होगा तो इंटरव्यू होगा जिसमें डिस्कशन होंगे, सर क्वेश्चन कोई पूछेंगे, बच्चा उसका रिप्लाई करेगा, बेहतर तरीके से आंसर देने का प्रयास करेगा, तो ये तो एक्टिव मोड में है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थी को अपने विचारों को नक्शे, चित्र और रेखांकन की अवधारणा द्वारा व्याख्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी तो बच्चा अगर किसी भी चीज़, कोई भी विचार रखता है, उसमें अगर वो नक्शा बनाकर, चित्र रेखी के जो अवधारणाओं जैसे एक डायग्राम बना के लाता है कि सर हमने ये किया, उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, उसकी व्याख्या करता है, तो इसमें तो बच्चा एक्टिव है, तो ये निष्क्रिय तो नहीं हो सकता है। विद्यार्थी से एक एक करके प्रश्न पूछना, हाँ यहाँ भी एक एक करके प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मूल्यांकन के दृष्टिकोण से ये भी सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों सम्मिलित होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें मूल्यांकन करना है। टीचर आपका ऑब्जर्वेशन करेगा कि आपने क्या सीखा है और कितना सीखा है और कहाँ तक आपने सीखा है, तो इसको मध्य नजर में रखते हुए ही हमें आंसर देना है। यहाँ कह रहा है कि विद्यार्थी को प्रदर्शनी मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आयोजित किया गया है विज्ञान मेला के लिए चार्ट या पोस्टर बनाने के लिए कहना, तो यहाँ पर तो आप एक तरीके से बात कर रहे हैं प्रदर्शनी के लिए, तो जाहिर सी बात है ये सेंस मूल्यांकन के रिगार्डिंग सही नहीं लगा, ठीक ना। चूंकि हाँ ये प्रदर्शनी के रिगार्डिंग बेहतर है, तो प्रदर्शनी अगर होती इस प्रश्नों में, अगर कहीं जिक्र किया गया होता तो इस संबंध में इसका आंसर सही जाता। इसलिए इसका सही आंसर जो है, विद्यार्थी को प्रदर्शन के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना, ये प्रदर्शनी की रिगार्डिंग बात हो गई। लेकिन जब मूल्यांकन रिगार्डिंग बात होगी तो एक बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्यार्थी से एक एक करके प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है। गहनता से विद्यार्थी की साक्षात्कार करना, यानी इंटरव्यू लेना। विद्यार्थी को अपने विचारों को नक्शे, रेखा और अवधारणा में चिन्हित के बाद क्या करना है, उन्हें डायग्राम बनाने के बाद उसे व्याख्या करने के लिए करना है। ये सारे के सारे क्या है, मूल्यांकन, ठीक ना, मूल्यांकन के लिए बेहतर है। तो हमेशा याद रखिएगा, मूल्यांकन जब आपको करना है तो उसमें इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि टीचर और स्टूडेंट इसमें दोनों सम्मिलित रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमें बोल रहा है, कह रहा है कि विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है। याद रखिएगा, परिकल्पना की जब बात आ गई तो इसमें प्रयोग करना सबसे बेहतर माना जाता है। देखिए एक समय में आपको अवलोकन भी, सामूहिक चर्चा या समस्या की समाधान, एक परिकल्पना मतलब क्या होगा, हाइपर थिंकिंग वाली बात आ गई, ठीक ना, हाइपर थिंकिंग की बात आ गई कि ज़्यादा आपने, तो हाइपर थिंकिंग में जब प्रयोग आप कीजिएगा तो प्रयोग में ध्यान रखिएगा अवलोकन भी होगा, सामूहिक चर्चा भी होगा, साथ ही साथ समस्या का समाधान भी हो रहा है। तो एक पॉइंट नंबर में ये तीनों के तीनों क्या हो जा रहे हैं, सम्मिलित हो जा रहे हैं, ठीक ना, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि एक शिक्षार्थी कहता है कि आटे और नमक जैसे पदार्थ द्रव्य पदार्थ है। आगे चलते हैं। क्योंकि ये जिस पात्र में जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। विद्यार्थी के इस दावे पर आपका क्या प्रस्तुतिकरण, मान लीजिए प्रस्तुतिकरण है, क्या आप सोच रहे हैं इसमें। तो बच्चा जो है वो अपना कंसेप्ट बना लिया है कि अगर नमक है, आटा है, दोनों के दोनों जिस पात्र में, यानी जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसी का आकार ले लेता है। तो आकार लेने की जो उनके अंदर एक छवि बन गई है, जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट बन गया है कि आकार, जिस आकार में अगर कोई वस्तु को रखा जाए उसी के अनुरूप वह ढांचा अपना परिवर्तन कर ले तो वो हमेशा क्या हो जाता है, द्रव्य हो जाता है, ठीक ना। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे ने अपने तौर तरीके से बताया। अब इसमें कहा जा रहा है कि विद्यार्थी ने इस दावे पर क्या प्रस्तुत किया, क्या कहना, उसका मतलब क्या चीज़ है, कहने का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। पॉजिटिव सेंस खोजना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव की चर्चा इसमें नहीं की गई है। एक द्रव्य पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चलिए ठीक है, द्रव्य से संबंधित है। हम ये जानते हैं कि आटा और नमक ठोस है, तो हमें दिमाग में इस बात को रखना है कि ठोस संबंधित बात होनी चाहिए। तो ये तो द्रव्य हो गया, और आटा और नमक द्रव्य पदार्थ नहीं है क्योंकि ये गीले करने का गुणधर्म नहीं, बिल्कुल नहीं, हटाइए। ठोस की परिभाषा अधूरी है, नहीं भैया वो अधूरी से नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही बचा हुआ है जो बेहतर हो सकता है, और यही होना चाहिए। ये ठोस है क्योंकि चाहे आटा या नमक के छोटे कण की संपूर्ण मात्रा में कोई नियत आकार न हो, लेकिन हर एकल कण का होता है। बिल्कुल सही बात है। एक भले ही आटा का आकार नहीं है, नमक का आकार नहीं है, लेकिन नमक के दाने और आटे के जो छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल हैं उसके तो आकार होते हैं। उस आकार से हम ये समझ सकते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाकर एक कंटेनर में अपने तौर तरीके से आकार को परिवर्तन करते हैं, लेकिन उनकी छोटी इकाई का तो आकार है। इसलिए यह जो कंसेप्ट है विद्यार्थी के अंदर, यह गलत अवधारणा के रूप में समझ आया हुआ है। इसलिए हम बच्चों को इस संदर्भ में, इस विषय वस्तु में यह बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रणनीति प्रकाश की प्रकीर्णन की अवधारणा का सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला चार्ट तो बिल्कुल नहीं, इसमें चार्ट से मतलब नहीं चलना चाहिए। प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला एनिमेशन, चलचित्र नहीं, फिल्म दिखाने से कोई मतलब नहीं बनता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को
फोकस समूह चर्चा नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल दिखाना है। शिक्षार्थी द्वारा कोलाइडल विलियन पर प्रकाश के परिकरण की अवलोकन करना, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के तौर पर अगर किसी बिंदु को दिखाया जाए तो बेहतर है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर किसी प्रश्न को आप थोड़ा सा समझने में असमर्थ है तो उसके ऑप्शन के साथ आप जाइए। ऑप्शन में अगर पॉजिटिव, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव सेंस पूछ रहा है तो हम ऑप्शन में नेगेटिव खोजेंगे। अगर ऑप्शन पॉजिटिव पूछ रहा है तो हम उन सब में बेहतर पॉजिटिव खोजने का प्रयास करेंगे। आपको आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा। बहुत सीटेट हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास टेक्निक होना चाहिए कि आप सीटेट में किस तरीके से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हल याद रखिएगा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि एक छात्र अधिकांश प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करता है। ये तो पॉजिटिव सेंस है क्योंकि वो क्रिएटिविटी दिखा रहा है। बच्चा इसमें एक्टिव मूड में है, तो एक्टिव मूड में होगा तो इसमें हम हाथ बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा प्रश्न नेगेटिव पूछ रहा है। शिक्षिका छात्र के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल यही परफेक्ट आंसर होगा। इससे बेहतर आंसर तो हमको नहीं लगता होगा इसमें। एक बार पढ़ लेते हैं, देखा जाए। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों से बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है, बिल्कुल। अगर बच्चा एक्टिव मूड में यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, बच्चा अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को, अपने द्वारा जितने भी चलचित्र देखे हुए हैं, कहने का मतलब है क्या चीज़, जितने भी दृश्य अपने आसपास देखे हुए हैं उस पर वह अपना विचार व्यक्त कर रहा है और शिक्षिका इस विचार को बहुत अच्छे ढंग से सुन रही है। इसका मतलब यह है कि बच्चा एक्टिव मूड में है, इसमें बच्चा एक्टिव मूड में है। अच्छा, बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं, ये भी बच्ची अच्छी बात है, इसमें बच्चा एक्टिव है। नहीं एक्टिव है तो कहां है बच्चा, इस जगह पर एक्टिव नहीं है, यहां तो बच्चे एक्टिव नहीं है, साथ ही साथ शिक्षक भी जो है वो भी एक्टिव नहीं है। अब शिक्षिका जो है बच्चे में कोई त्रुटि पा रही है तो उसे अनदेखा कर दी, जाने दो बच्चा है त्रुटि कर लिया, नहीं, हमें उस त्रुटि को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल करना है ताकि बच्चे में अगली बार वह त्रुटि दोहराई ना जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आज का प्रश्नों की जो संख्या थी वह 10 था। 10 क्वेश्चन आप सबके समक्ष रखे गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो साइंस होता है, साइंस में 20 आपको सब्जेक्ट से मिलते हैं और 10 क्वेश्चन पैडागोजी से मिलते हैं। तो जो 20 क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है और 10 पैडागोजी से रहती है। तो 10 यहाँ प्रश्नों की संख्या आपके समक्ष उपस्थित किया गया था। मेरे ख्याल से ये सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल देगा और मैं यही उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि आपकी तैयारी में अहम भूमिका पांडे एकेडमी की हो। तो मेरे साथियों, अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।